नमस्कार बच्चों, मैं निशा सालवी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो वीडियोस की श्रृंखलाओं में जो हमारी चर्चा का विषय बना हुआ है वह है किशोरों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य। पिछले सत्र में आपने जाना गर्भधारण क्या है, बाल विवाह के क्या नुकसान हैं, समय पूर्व गर्भधारण करने के क्या तथ्य हैं, क्या मिथक हैं, और इसी के साथ में हमने गर्भ निरोध के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वह है जेंडर, लिंग और यौनिकता। इससे पहले आपको शायद ही पता होगा कि जेंडर और लिंग क्या दो अलग बातें हैं कि एक ही बात है ना। और यौनिकता तो शायद सुना ही नहीं हो। हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इन संवेदनशील विषयों पर चर्चा ही नहीं की जाती है। सही बात है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है या हम कहें जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको इन्हीं चीज़ों के प्रति जागरूक कराना है और जो भ्रम की स्थिति आपके अंदर बनी रहती है किशोरावस्था में उसको दूर करना है। राइट। तो हम जानते हैं कि जो किशोरावस्था है उसमें कई तरीके के परिवर्तन आते हैं, जैसे कि शारीरिक हो गए, भावनात्मक हो गए। उन परिवर्तनों के चलते चलते हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार भी उत्पन्न होते हैं। उन्हीं विचारों को आज हम समझेंगे कि क्या लिंग है, क्या जेंडर है और क्या यौनिकता होती है। यदि हम बात करें कि भाई शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन तो होते ही होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी होता है। किस तरीके का प्रेशर? जैसे कि बाल विवाह का प्रेशर, जैसे कि किशोरावस्था में गर्भधारण का प्रेशर, जैसे यौनिकता को लेकर भ्रम की स्थिति, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हम देखेंगे कि जेंडर, लिंग और यौनिकता अपने आप में एक दूसरे से अलग क्यों हैं और संबंधित कैसे। हम बात करें जेंडर की, तो बच्चों जेंडर जो है वो हमारी सामाजिक भूमिकाओं को दर्शाता है, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि समाज द्वारा निर्धारित की गई भूमिकाएं ही क्या है, जेंडर है। जैसे महिलाएं जो हैं वो रसोई घर में कार्य करेंगी, जो पुरुष हैं वो बाहर जाकर के धन अर्जित करेंगे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। राइट। इसके अलावा हम ये बात करें कि भाई जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा की अनुमति नहीं होती क्योंकि उनको घर की जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाती है। तो ये जितनी भी भूमिकाएं अभी आपने सुनी ये क्या हैं, ये जेंडर को इंगित करती हैं। आई बात समझ में? तो देखें एक बार, जेंडर सामाजिक रूप से समझी और बनाई गई पहचान है और कुछ भी नहीं है। क्या है जेंडर? जो समाज ने हमें भूमिकाएं दी है वही जेंडर है। इसके अलावा हम बात करें लिंग। लिंग बच्चों एक जैविक अवधारणा है। ये क्या है? जैविक अवधारणा का क्या मतलब है? यानी कि जो जन्मजात प्रजनन अंग होते हैं, है ना, जो हमारे बर्थ टाइम से जो हमें प्रजनन अंग मिले होते हैं, हकीकत में वही हमारा लिंग निर्धारित करते हैं। आई बात समझ में? तो हमने दो चीज़ों पर बात कर ली है अभी में। क्या बात करी कि जेंडर क्या है? समाज द्वारा दी गई भूमिकाएं हैं। लिंग क्या है? जो हमारी एक जैविक अवधारणा है, यानी कि जो जन्मजात प्रजनन अंग हमें मिले हैं वही हमारा लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यौनिकता क्या है? यौन अभिरुचि है, यानी कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, इसी के साथ आपकी क्या भावनाएं हैं, आपकी क्या संवेदनशीलताएं हैं, और इसी के साथ साथ आपका साझाकरण कैसा है। ये सारी चीज़ें जो है किसको इंगित करती है? यौनिकता को इंगित करती है। अगर यौनिकता, बच्चों यौनिकता जो है ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। आपने जेंडर दे दिया यानी कि आपने अपनी भूमिकाएं निभा ली, आपका जो जन्मजात लिंग है वो आपको पता है, लेकिन इसके अलावा जो यौनिकता है बच्चों, ये हकीकत में स्वयं की आत्म पहचान है, मैं ये कह सकती हूँ। यानी कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपका साझाकरण कैसा है, आप कितने संवेदनशील हैं, ये सब चीज़ें क्या है? यौनिकता। यदि इसी यौनिकता का विकास अभी सही तरीके से नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा? आगे जाकर के आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
आई बात समझ में? तो किशोरावस्था में यौनिकता में वृद्धि एक सामान्य बात है। क्या हुआ? लेकिन हर व्यक्ति के यौन विषयों से संबंधित अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। क्यों बोला हमने ये बात? यदि किसी में सही यौनिकता का विकास हुआ है तो वो दूसरों के प्रति या दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनकी भावनाओं के प्रति भी सम्मान रखेंगे। आई बात समझ में? जिन किशोरों में यौनिकता का सही समझ है वो कैसे होंगे? एक तो मैंने क्या बोला कि भाई दूसरों की व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में उनको पता होगा और साथ ही साथ वो उसका सम्मान करेंगे। फिर हम बात करें कि जो यौन क्रियाएं हैं, यौन संबंध है, उनके बारे में अच्छी तरीके से उनको जानकारी होगी और जितनी भी गर्भ निरोध करने की या परिवार नियोजन करने की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में भी उनको पता होगा। इसके अलावा क्या होगा? सबसे ज़्यादा तो वो कॉन्फिडेंट होंगे। क्यों? यदि आपको पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप की पहचान कर लिए हैं, तो दैट मीन्स आप कैसे हैं? कॉन्फिडेंट है, आपको कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है यौनिकता को जानना। इसके अलावा लास्ट जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? यदि हमें अच्छी तरीके से जानकारियां हैं, हम पूर्ण तरीके से जागरूक हैं, तो हम अपने परिवार और समुदायों को भी जागरूक कर सकते हैं। अब हम बात करें यौन अधिकार और भारतीय कानून की। देखिए, हमने जाना लिंग, जेंडर और यौनिकता क्या है। लिंग के बारे में एक बार वापस से एक लाइन बता दूं। लिंग वो है जो हमें जन्मजात प्रजनन अंग के आधार पर होता है, यानी कि जैविक अवधारणा। जेंडर क्या है? जो समाज द्वारा हमें भूमिकाएं प्रदान की जाती है। यौनिकता क्या है? अपनी स्वयं की यौन अभिरुचि, आपकी पहचान, आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी साझेदारी, आपकी संवेदनशीलता क्या है? यौनिकता। ये बात हमने करी। साथ में हमने बताया कि जिसको भी सही यौनिकता का ज्ञान है वो अपने दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा। फिर हमने बोला कि उसको परिवार नियोजन, गर्भ निर्धारण, ये सब की जानकारी होगी। साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट होगा, उसमें किसी भी तरीके का भ्रम नहीं होगा। और चौथी बात, वो खुद के साथ साथ अपने परिवार और समुदाय को भी जागरूक कर पाएगा। राइट? अब हम कानून और अधिकार के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, इन सब चीज़ों की जानकारी के होने के बावजूद भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, ताकि यदि किसी कारणवश या किसी समय स्थिति में हमें ये चीज़ों का पता होगा तो हम अपनी भी और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, किशोरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें जो है कानून का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम शारीरिक या यौन उत्पीड़न से बच सकें। संबंधित कानून के बारे में यदि जागरूकता नहीं होगी तो क्या होगा? जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, है ना? और जो वर्जना है, किशोरों में जो वर्जना है, उस पर काबू पाने में भी हम कैसे हो जाएंगे? असमर्थ हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी तरीके से सरकार द्वारा बहुत सारी अनुमोदित सुविधाएं हैं, मंच है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि भाई जो किशोर मित्री स्वास्थ्य देखभाल है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने जो अधिकार है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उन पर समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। राइट? अब देखते हैं कि भाई जो इतने सारे कानूनों की हम बात करेंगे, उसमें से पहला कानून क्या है? वह है यौन उत्पीड़न, पॉक्सो 2012। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भी किशोरों में बाल उत्पीड़न हुआ है, या हम कहेंगे कि जो भी किशोर में यौन उत्पीड़न हुआ है उसका जिक्र होता है, और साथ ही साथ में इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सके, इस अधिकार की कैसे सुरक्षा हो सके, उसके भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें लिंग चयन की, सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं ये उन एरियाज़ में जहाँ पर जागरूकता ही नहीं है, जहाँ पर लोग शिक्षित ही नहीं है। इवन आजकल तो जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनमें भी ये चीज़ें देखी जाती है कि वो लिंग का चयन करवाते हैं। इसमें क्या हुआ कि जब भी कोई लिंग निर्धारण करवाता है ये एक दंडनीय अपराध है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखें बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण। यदि आपको विवाह की सही आयु पता है, यानी कि 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की, यदि इस वर्ष के पहले
आयु वर्ष से पहले आपका विवाह होता है तो वो किसके अंदर आ रहा है, बाल विवाह में। और बाल विवाह के बाद भी आपने बहुत ही समय पूर्व गर्भ धारण कर लिया तो ये भी क्या है, आपके पूरे जीवन के लिए या हम कह सकते हैं प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक है। आ गई बात समझ में। तो इसके लिए भी एक्ट बनाया गया है 2006 में। इसमें क्या किया गया है कि एक आयु जो है वो निर्धारित की गई है विवाह के लिए। अब आगे देखें अपन घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा जो है बच्चों बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके कई तरीके के रीज़न होते हैं जब घरेलू हिंसा होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इसके अलावा बाल संरक्षण, बाल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके संरक्षण के लिए भी हमारे पास अधिनियम है। आगे हम बात करें बलात्कार या क्रूरता, दहेज की मांग और उत्पीड़न के अलावा, तो यहाँ पर IUPC की धारा जो 376 है उसके अकॉर्डिंग या उसके आधार पर किसी के साथ बलात्कार करने को क्या माना गया है, दंडनीय अपराध माना गया है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके अलावा क्रूरता, दहेज की मांग और उत्पीड़न, जो लोग दहेज लेना और देना दोनों करते हैं वो भी एक कानूनी अपराध है। और उस दहेज के लिए यदि किसी भी लड़की के साथ में मारपीट होती है, उसका उत्पीड़न होता है तो वो भी क्या है, सजा के लिए जिम्मेदार है। आ गई बात समझ में। अभी हम बात करें साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बच्चों बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि बहुत ही खतरनाक तरह का फैला हुआ क्राइम है। आजकल हम सभी के पास फ़ोन होते हैं, आजकल हम सभी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और हम इन सोशल मीडिया का जो यूज़ है उस यूज़ को ना करते हुए मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और उसी से ही उत्पीड़न भी हो रहे हैं। यानी कि किसी को मैसेजेस करना है ना, अपनी पहचान छुपा करके किसी के साथ भी मतलब मानसिक उत्पीड़न देना भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है। इसके अलावा किसी को पोक करना, बुलिंग करना, ये सभी किस में आती है, साइबर क्राइम में आती है। इसके अलावा हम बात करें लैंगिकता एवं अधिकार की, तो सबसे पहले हम बात करें कि 377 के धारा के आधार पर समलैंगिकता को एक दंडनीय अपराध माना जाता था। लेकिन कुछ समय से अब जब लड़का लड़का या लड़की लड़की एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और यौन संबंध बनाते हैं तो अब इनको स्वीकार कर लिया गया है हमारी सरकार द्वारा। अब हम बात करें यौन दुर्व्यवहार और इसकी रोकथाम। हमें पता होना चाहिए कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है, किस तरीके से हम यौन दुर्व्यवहार से गुजर रहे हैं और किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इवन हम ही नहीं, हम अपने साथी को भी हम इससे बचा सकते हैं, राइट। और यौन दुर्व्यवहार तो विद्यालय में भी हो सकता है, ऑफिसेज में भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थल पर भी हो सकता है और कोई भी समय पर हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं यौन दुर्व्यवहार का अर्थ क्या है। सबसे पहले जानिए, अवांछित यौन गतिविधि या अनुचित स्पर्श, यानी कि व्यवहार ही अच्छा नहीं है। अवांछित व्यवहार, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गतिविधि। आपको कोई जबरदस्ती टच कर रहा है तो वो क्या है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि वो एक बुरा स्पर्श है। ये जो बुरा स्पर्श है, घूरना है, किसी के लिए कुछ बोलना है, ये सब किस में आता है, यौन दुर्व्यवहार में अंतर्गत आता है। अब देखिए, यौन शोषण जो है घर और बाहर दोनों जगह हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। किसी भी जगह किसी भी समय यौन दुर्व्यवहार हो सकता है, इस बात की जानकारी होना अति आवश्यक है। जो लोग सोचते हैं कि भैया लड़की जो है रात को बाहर निकल रही है, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, तो उनके साथ यौन दुर्व्यवहार हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद ही इस चीज़ के लिए लालायित थी, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम पोक करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें मिथक है। पुरुष भी यौन शोषण का सामना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ ही यौन दुर्व्यवहार होता है, पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। यौन शोषण की रोकथाम के लिए समाज और सरकार की ओर से बहुत सारे सामूहिक प्रयास है, उसकी आवश्यकता है। और इसी के साथ व्यक्ति को स्वयं भी दुर्व्यवहार को रोकने के लिए निडर होकर के आवाज उठानी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, यदि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास या आपके स्वयं के साथ में ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपको इससे डरना नहीं है, आपको इसके लिए निडर होना है और साथ में इसकी रोकथाम के लिए आवाज़ भी उठानी है। आप जब तक स्वयं की मदद नहीं करेंगे, जब तक आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, इस बात को जान लीजिए।
पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत शोषण की सूचना दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉक्सो एक्ट, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके आधार जो भी किशोर या बालक हैं, बच्चे हैं, उनके साथ यदि दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो इस एक्ट के तहत 2012 में ये हुआ था, अधिनियम बना था, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ये अधिनियम पुलिस अधिकारियों के लिए एक ऐसी घटना के आधार पर कानूनी कार्यवाही करते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होती है। यौन शोषण की रिपोर्ट का जो तंत्र है, यानी आपकी अधिकार का, नियम का सुरक्षा करने का जो ये तंत्र है, वो हमारी लोकल पुलिस स्टेशन से कहां तक जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज हम करवा सकते हैं। अब हम बात करें, देखो यहां पर एक बात बोली गई है चाइल्ड लाइन कॉल पर, तो मैं आपको बता दूं 1098 है ना, 8 9 10 गिनती आती है, हमें उल्टी गिनती बोलनी है, 8 9 10। 8 9 10 क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप अपनी जो है बात बता सकते हैं, आपके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में उनको बता सकते हैं ताकि आपको सुरक्षा मिल सके। नीचे दिए गए चरणों का पालन करने पर यौन शोषण के मामलों की सूचना कहां दी जा सकती है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। भाई बाल यौन शोषण से पीड़ित व्यक्ति जो है वो किसी भी भरोसेमंद वयस्क और माता पिता, बड़े भाई बहन, शिक्षक आदि को बता सकता है। देखो हमें ऐसा लगता है जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कूल है ना, आजकल जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अटैच्ड रहते हैं बच्चों से, कॉन्वर्जेशन को लेकर के, आपके परिवर्तनों को लेकर के, शाय नहीं है बीच में ना। क्यों? क्योंकि यदि आप अपनी परेशानियों के ऊपर चर्चा कर पाते हैं, हो सकता है आप अपने बड़े भाइयों के साथ कर सकते हैं, हो सकता है आप अपनी दीदी के साथ शेयर करते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ में काफ़ी मतलब ओपन अप हैं और अपनी बात रख सकते हैं, हो सकता है आप अपनी टीचर के साथ में वैसा ही फील करते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी भी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा हो, तो उसके लिए आप अपने बड़ों से या वयस्क से चर्चा कर सकते हैं। फिर हम बात करें यदि स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई है तो इसके बारे में भी आप अपने शिक्षक को बता सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी कहीं मान लीजिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो आप जो बच्चे होते हैं या किशोर किशोरी होते हैं वो डरते हैं, लेकिन हमें डरना क्यों है, हमने गलत किया है, हमारे साथ तो गलत हुआ है, तो हम डरें क्यों। तो हमें क्या करना है कि हमें एक जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति के साथ में जाना है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी है ताकि हमें न्याय मिल सके और जो जिसने ये दंड किया है उसके लिए उसको सजा मिल सके। फिर हम बात करें कि यदि कोई पीड़ित जो है वो एक महिला है तो उसके साथ कौन जाएगा, महिला चिकित्सक जाएगी या महिला चिकित्सक को उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। सभी नाबालिगों को एक विश्वसनीय वयस्क के साथ जाना होता है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो बात बच्चों कही गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट कि इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी आपके साथी के साथ या आपके रिश्तेदार के साथ में या आपके स्वयं के साथ में, या हम बोल सकते हैं कि आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं उनके साथ में कोई ऐसी घटना तो घटित नहीं हो रही, या वो किसी यौन दुर्व्यवहार से तो नहीं गुजर रहे, उनके साथ यौन उत्पीड़न तो नहीं हो रहा। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इंगित करती है कि हाँ भाई फलाना जो है वो इस व्यवहार से गुजर रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जो भी बच्चा है उसके ऊपर अवांछित चोटें हों, ठीक है। फिर दूसरी बात हम कहें कि वो स्कूल में पहले बहुत रेगुलर था, अब वो बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहने लग गया। पहले वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होशियार था और वो अब पढ़ना ही नहीं चाहता है, अब वो पढ़ाई से डरने लगा है। पहले जो बच्चा था वो फन लविंग था, हर किसी के साथ में रहना उसको पसंद था, अब वो किसी के साथ हंसना भी नहीं चाह रहा है, मतलब सहमा हुआ डरा हुआ सा है। इसके अलावा वो अपनी बातों को कहने में झिझके, ऐसा लगे कि वो उसके अंदर कोई ना कोई डर है, तो आप समझ जाइए कि उस बच्चे या उस बच्ची या उस किशोर या किशोरी के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे कि उसके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर या प्रजनन स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। तो क्या क्या बातें हो सकती है, देखो अनअपेक्षित चोटें हो सकती है, बैठने या चलने में दिक्कत हो सकती है, स्कूल में अधिक अनुपस्थिति हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, अचानक से बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ जाए,
हंसता हुआ खेलता हुआ बच्चा एकदम मासूम मायूस सा हो जाए, कक्षा में ध्यान न दे पाना, अच्छा एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ही पिछड़ जाए पढ़ाई में, खाना कम कर देना। जब हम बहुत ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें खाना पीना भी याद नहीं रहता, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम अपने कमरे में बंद हो जाएं। इसके अलावा आत्महानि गतिविधियां, जैसे कि आप देख रहे हो कि किसी के हाथ में कट लगे हुए हैं, किसी की गर्दन में मतलब जैसे कोई फंदा लगाने वाले कुछ ऐसे निशान हैं, तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा या बच्ची ऐसे दुर्व्यवहार से गुजर रहा है। फिर हम बात करें अच्छे व बुरे स्पर्श के बीच में अंतर समझना। हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि एक गुड टच और एक बैड टच क्या है। यदि आप ये चीज़ें समझते हैं, आजकल तो विद्यालयों में, आजकल, पहले नहीं कह रही, आजकल जो है विद्यालयों में इसके प्रति काफ़ी अच्छी जागरूकता दी जाती है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि बच्चे इसके लिए अवगत हो सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कन्या है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है और ये जो व्यक्ति है वो उसको अवांछित स्पर्श कर रहा है और ये इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो यानी कि कैसा हुआ, बुरा स्पर्श हुआ। आगे देखें ज़रा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लैब है और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चल रहा है और सब हंसमुख है, कोई भी किसी को किसी भी फेस पे किसी को परेशानी नहीं नज़र आ रही है, दैट मीन्स ये गुड टच है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक पर्सन है वो इस लड़की को कॉमेंट कर रहे हैं या घूर रहे हैं, तो ये भी क्या है, बुरा स्पर्श है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फफ्तियाँ कसते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बालक जो है इस लड़की पर अजीब सी फफ्तियाँ कस रहे हैं जो उसको अच्छी नहीं लग रही है, तो ये भी क्या है, बुरा स्पर्श है। फिर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 पिक्चर है, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हैं। इसमें आपको बताया गया कि एक जो पर्सन है वो एक बालिका पे बहुत ही स्नेह के साथ हाथ को स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि आशीर्वाद की भावना से, और दूसरा देखो आप इसको ज़बरदस्ती पकड़े हुए, तो यानी कि यहाँ पर कैसा स्पर्श है, अच्छा स्पर्श है जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है, सुरक्षित महसूस करा रहा है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो कैसा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जो है बच्चों, यौन शोषण के बारे में मिथक व तथ्य आपको जानना है। आपको अच्छा और बुरा स्पर्श पता लग गया। अब हम जानेंगे कि ये जो बहुत सारे ये जो हम दिमाग में बना लेते हैं ना चीज़ें, ऐसी मिथक कि हाँ ऐसा ही होता है, हमें उस पर पर्दा हटाना है, ठीक है। जैसे कि आप बात करो, लड़कियों को यौन शोषण या बलात्कार बचने के लिए ढंग से कपड़े पहनने चाहिए, क्या ये सटीक बात है? क्या कपड़ों के आधार पर किसी के साथ रेप किया जाता है? क्या ये ज़रूरी है कि कोई जो पुरुष है वो किसी पूरे कपड़े हुए पहनी हुई औरत के साथ में क्या नाम से रेप नहीं कर सकता? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये बात तो बिल्कुल ही मिथक है। तो हम कभी भी ये चीज़ें ना बोलें कि भाई उसने कपड़े ढंग से नहीं पहने थे, इस कारण से उसके साथ बलात्कार हो गया। दूसरी बात पे हम बात करें कि पुरुषों के साथ यौन शोषण नहीं किया जाता, ये बिल्कुल ही असत्य बात है। ऐसा नहीं है कि सारी जो चीज़ें हैं वो महिलाओं के साथ ही होती है, पुरुष भी कहीं ना कहीं इसका शिकार बनते हैं। तो प्लीज़ जो भी पुरुष इन चीज़ों का शिकार बनते हैं उनके लिए भी बहुत सारे अधिकार हैं, वो अपनी आवाज़ उठाएं और अपना न्याय पाएं। अब हम बात करें कि भाई रात में घर से बाहर नहीं निकलकर, मतलब जो रात में मतलब हम कह सकते हैं जो लेट नाइट बाहर निकल रहा है उसके साथ तो यौन उत्पीड़न होना ही होना है। ऐसा होता है, यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार कहीं पर भी कभी भी हो सकता है। आई बात समझ में? फिर हम बात करें, यदि कोई पीड़ित इसके लिए विरुद्ध नहीं लड़ता तो वह यौन शोषण नहीं है। आजकल इस बात पर बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि यदि कोई अपने अधिकार के लिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी, यदि आप अपने अधिकार को जान करके भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन कभी कभी समस्या थोड़ी सी विरुद्ध होती है। कैसे? मान लीजिए कि जिस बच्चे के साथ या जिस भी किशोर किशोरियों के साथ में यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न हो रहा है, हो सकता है उसको डराया जा रहा हो सकता है उसके साथ मारपीट की जा रही हो सकता है उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स के साथ में बुरा करने की बात उससे कही गई हो, इस वजह से वो अपनी बात कहने में डर रहा हो, झिझक रहा हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस बालक या बालिका की, उस किशोर या किशोरियों की या उस महिला या उस पुरुष की सहमति थी यौन शोषण के लिए। क्या ये बिल्कुल भी कटु सत्य है? नहीं है। तो ऐसी मिथ्याओं का त्याग कर देना चाहिए और जो वास्तविकता है हमें उसकी पहचान करनी चाहिए ताकि हम उन लोगों को सुरक्षित कर सकें, उन लोगों को बचा सकें।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अब देखते हैं कि बच्चों और किशोरों में यौन शोषण के बारे में समझाने का मतलब, ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो लोग अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं कि यदि आप छोटे बच्चों को या किशोर किशोरियों को शिक्षा देंगे, प्रजनन स्वास्थ्य की, यौन संबंधों की शिक्षा देंगे, तो आप उनको उन चीज़ों में धकेल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। यदि हम जान ले कि लिंग क्या है, जेंडर क्या है, यौनिकता क्या है, हम अपनी आत्म पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, किस तरीके से हम अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नियमित बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ भी हमें एकदम क्लियर कर लेनी चाहिए कि यदि किसी को यौन शिक्षा दी जा रही है, आजकल विद्यालयों में भी प्रचलन कर दिया गया है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उनको इसके प्रति प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारा चर्चा का विषय था, आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नए सत्र के साथ। जब तक धन्यवाद।